Myself Pransu Kumar Pathak. Today we will discuss on amino acid sequencing. And my friends, this is really very crucial to know how a protein is sequenced. So first of all, we want to discuss about Sanger. Sanger is one of the great scientists in the field of biochemistry, and in the field of chemistry, he had been awarded 2 times for the Nobel Prize. One for the insulin in 1958 and second for DNA sequencing in 1980. So you can understand the value of Sanger. Sanger को जब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सैंगर ने एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा धमाका लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएं फ्रेडरिक सैंगर ने सीक्वेंसिंग की जो प्रोसेस जो शुरू की थी वो इंसुलिन की थी, और यह इंसुलिन का जो काम शुरू हुआ था 1953 के आसपास में हुआ था। ठीक है, अक्सर मैं इंसुलिन की बात करता हूँ, जब भी मैं चलता हूँ तो इंसुलिन के बारे में बात करता हूँ। आपको पता होगा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको नहीं बता पा रहा, डायरेक्ट हम सीक्वेंसिंग पे जा रहे हैं। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंसुलिन का जो ये फॉर्मेट है, ये ग्रेजुअली हम लोग देखा जाए तो इसे हम मानते हैं दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, बट इट हैव डाइसल्फाइड ब्रिज, एंड डाइसल्फाइड ब्रिज इज ए टाइप ऑफ ए कोवैलेंट नेचर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे प्रोटीन के तो उसमें अल्फा एलाइसिस होते हैं, और अल्फा एलाइसिस में सिर्फ क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किस तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन है और एक वीक इंटरेक्शन है। जितने भी प्रोटीन जब आपस में अरेंज होते हैं तो वो एक वीक इंटरेक्शन पे होते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज ए है जो 124 अमीनो एसिड है, इसमें भी आपको डाइसल्फाइड ब्रिज दिखाई दे रहा है। सो डाइसल्फाइड ब्रिज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ड्यूरिंग sequencing degradation of this disulfide bridge is really very important. Okay, so thus first of all, why we need to sequence a protein, what is its importance? So protein sequencing is a process employed to determine the amino acid sequence of a protein, understand the cellular function, finding the evolutionary history of a protein, help the prediction and function of related protein, and important in targeting drug specific and metabolic pathway. चलिए इसको हम थोड़ी हिंदी में बात कर लें समझने के लिए। जैसे सपोज दैट आपने कोई नोवेल प्रोटीन पे काम करना शुरू किया जिसका कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अगर सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तो कुछ आपको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए उसके इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको प्रोटीन सीक्वेंसिंग करनी ही पड़ेगी, पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करनी ही पड़ेगी। और सपोज आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, सपोज ऑलरेडी वह प्रोटीन का सीक्वेंस डेटाबेस में अवेलेबल है, बट आपको पता नहीं है कि जो आप प्रोटीन लिए हुए हैं वो कितना % सिमिलर है। होमोलॉजी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका जो प्रोटीन है, सपोज मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपका कोई प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज योर प्रोटीन, ओके, एंड आपके डेटाबेस में भी प्रोटीन आपका सीक्वेंस मिलेगा, तो आप क्या करोगे कि अपना प्रोटीन को ब्लास्ट करोगे डेटाबेस के, तो क्यूरी और सब्जेक्ट जो होगा वो कितना % मैच करता है ये होमोलॉजी बताता है। होमोलॉजी चेक करते हैं और होमोलॉजी के थ्रू हम पता करेंगे कि हाँ हमारा प्रोटीन कितना सिमिलर है। तो कॉम्पैरेटिव एनालिसिस के लिए भी हम लोग चेक करते हैं, जैसे जीनोमिक्स हो गया, प्रोटियोमिक्स हो गया और मेटाबोलोमिक्स हो गया। ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, और इनके कोरिलेशन को चेक करने के लिए फिर आपको फंक्शनल लेवल पे जाना पड़ेगा, और फंक्शंस कभी भी आपको दिखता है तो किसी न किसी प्रोटीन के कारण दिखता है, और प्रोटीन कहीं ना कहीं पेप्टाइड से ही बनता है। ठीक है, तो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपको मिला क्यों हम करते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग, क्या ज़रूरत है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। ठीक है, और इफ़िशियंसी भी डेटाबेस जो ऑलरेडी है, और आप लगातार सीक्वेंस देंगे तो एनसीबीआई में जाके वो फिडअप होगा। फिडअप होने के बाद क्या होगी, जो ऑलरेडी जो डेटाबेस प्रेजेंट है वो उसकी इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी हर बार प्रिसीजन
ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप डेटाबेस सबमिट करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात हम आपको एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में बताएंगे कि हम सबसे पहले जो बड़ा बड़ा प्रोटीन आपको मिलेगा, बहुत लॉन्ग प्रोटीन्स मिलते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन इज फाउंड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोटीन must have to be degraded into smaller fragment. For this, acid hydrolysis is very important. Okay, so peptide bonds of protein are hydrolyzed by either strong acid or strong base. Mind it. Okay, acid hydrolysis is a method of choice for analysis of amino acid composition of proteins and polypeptides because it proceeds without racemization with less destruction of certain amino acid like serine, threonine, arginine and cysteine. Typically, samples of protein are hydrolyzed with 6 normal HCl and at high temperature. कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी जो सबसे बड़ी प्रोटीन या बड़ा प्रोटीन जब मिलेगा तो उससे सबसे पहले आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, या तो उसको एसिड से ट्रीट करेंगे या बेस से ट्रीट करेंगे, तभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही क्या हो सकता है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ऐसे भी अमीनो एसिड हैं जिनको डिस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लाइक सिस्टीन, सेरीन, थ्रोनिन, अर्जिनिन। ये सब अमीनो एसिड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनमें सिस्टीन आपको ऑलरेडी मैंने बताया इसमें कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, ड्यूरिंग प्रोटीन सीक्वेंसिंग में आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ट्रिप्टोफान को अगर डिस्ट्रॉय करना है आपको तो सिर्फ आपको एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इसको जब आप तोड़ देंगे तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार आप इसके बारे में अमीनो एसिड का कंपोजिशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो 280 नैनोमीटर पे क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। तो जो भी कंपाउंड या जो भी कॉम्प्लेक्स अगर एब्जॉर्बेंस शो करता है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ये हाई फिडिलिटी के लिए साथ नहीं आएगा, क्योंकि हाई फिडिलिटी के लिए हमको क्रोमेटोग्राफी और NMR ऐसे बड़े बड़े टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं प्रोटीन्स में, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम आपको अलग से दिखाएंगे। इन कंट्रास्ट पेप्टाइड बॉन्ड कभी कभी आपको पता है, जैसे एस्पाराजिन है और ग्लूटामीन है, इनमें अमाइड बॉन्ड होते हैं और अमाइड लिंकेज को तोड़ना भी डिफिकल्ट होता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कौन कौन सा बेसिक स्टेप्स है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग के कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड जो बड़े बड़े चेन्स के उन्हें सेपरेट करके प्यूरिफाई करके छोटा करना पड़ेगा। फिर जो डाइसल्फाइड लिंकेज हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, सिस्टीन रेसिड्यूज जैसे आते हैं उन्हें क्लीव करके आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फ्रेगमेंट ले लेंगे तो किसी भी फ्रेगमेंट में 2 टर्मिनस होंगे। अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोटीन, मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी प्रोटीन लेंगे भैया तो एक आपके पास क्या होगा, 1 terminus is N terminus and second one is C terminus. So every protein have this format, 1 N terminus and second C terminus. So you have to identify the N terminus of protein and the C terminus of the peptide. Fragmented peptide का आपको N terminus में निकालना पड़ेगा और C terminus में निकालना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आगे हम बताएंगे कि कैसे हम इसका N terminus पता करेंगे, कैसे C terminus पता करेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि जब हम वहाँ पे आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज क्लीव्ड इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट एंड अमीनो एसिड कंपोजिशन एंड सीक्वेंस ऑफ ईच फ्रैगमेंट इज डिटरमाइंड। क्रोमेटोग्राफी है, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और NMR, ये टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC प्लेट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं अमीनो एसिड के बारे में, बट ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा। मतलब क्रोमेटोग्राफी आपको यूज करना ही पड़ेगा आपको अगर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है तो। सपोज स्टेप नंबर 4 को आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा आपके पास पेप्टाइड है तो उसको दोबारा क्लीव करिएगा, क्लीव करने के बाद फिर उसको ओवरलैप करके पेप्टाइड को, फ्रैगमेंट्स को आप बायोइन्फॉर्मेटिकल अप्रोच लगा करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रीडिजाइन कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं और आप फ्रैगमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि ये पार्टिकुलर N से C टर्मिनस के बीच में
कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स हुए जो आपको याद रखने हैं ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग। इतने काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। मैंने पहले बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इन केस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस हीटिंग इज कैरिड आउट ऑन 6 मोलर HCl and 110 for 24 hours. This is very much important for acid hydrolysis. Okay, in case of strong base the process is carried out on 2 to 4. ऐसे हम 5 मोलर NaOH हम यूज कर सकते हैं at 100 डिग्री C for 4 to 8 hours. अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसे, बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसे। ठीक है, आफ्टरवर्ड मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड इन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेज इलेक्ट्रो HPLC। ओके, तो ये सारे टेक्निक्स मैं इस लेक्चर में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अगले पार्ट्स में मैं इसको बताने का सोच रहा हूँ। ठीक है, द आइडेंटिटी of amino acid is revealed by its elution volume. इल्यूशन वॉल्यूम में हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसे निकालेंगे और हम पता करेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड है। ठीक है, रिस्पेक्टिव क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड आर डिटरमाइंड बाय एडिंग reagents that will color derivative, mostly ninhydrin is used to। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि ninhydrin कैसे हम यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्रोलीन है कि नहीं। प्रोलीन अगर होगा तो येलो कलर आएगा, हाँ, और अगर मान लीजिए प्रोलीन नहीं है तो कैसा कलर आएगा, अदर देन ब्लू और पर्पल कलर आएगा। ठीक है, अब हम पता करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन डिग्रेडेशन थ्रू एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है। सब जो मल्टीमेरिक प्रोटीन होगा उसको क्या करेंगे, या तो यूरिया देंगे या गोनेडीनियम हाइड्रोक्लोराइड देंगे और या हाई साल्ट कंसंट्रेशन देंगे। इसके कारण क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन सकता है, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए और डाइसल्फाइड ब्रिज को तोड़ने के लिए हम लोग DDT या बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सब जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज को हटा देते हैं और परमानेंट SS ब्रिज, यहाँ पे अगर SS डाइसल्फाइड ब्रिज को अगर आपको तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आयोडोएसीटेट और 3 ब्रोमो प्रोपाइल अमीन को जब आप यूज करेंगे तो ये सब क्या करते हैं, परमानेंटली ब्रिज को डिस्टर्ब कर देते हैं और वो फिर SS बॉन्ड जो ऐसे SH जो है, SS जो डाइसल्फाइड ब्रिज बॉन्ड है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आकर के इसे क्या कर देगा, अलग कर देगा। ओके, समझ में आई कहानी। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ना है तो कैसे इसको तोड़िएगा। सबसे पहले जब ये सिस्टीन रेसिड्यू है इस पर परफॉर्मिक एसिड को हम से ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, DDT है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ करके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आकर के जोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये सिस्टिक एसिड क्या करेगा, अब ये जाकर के डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं बना सकता है। अब आयोडोएसीटेट वगैरह जब डालेंगे तो ये कंप्लीटली क्या होगा कि डाइसल्फाइड ब्रिज आपका टूट जाएगा और ये फंक्शनल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे सैंगर मेथड में डेंसाइल क्लोराइड, डेप्साइल क्लोराइड, ये तो ऑलरेडी नॉन रिएजेंट है, लेकिन सैंगर ने ये नहीं दिया था। सैंगर ने क्या दिया था, FDNB। ठीक है, FDNB को दिया था। FDNB का फुल फॉर्म क्या है, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ओके, सो दिस रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज सैंगर रिएजेंट। सैंगर रिएजेंट या कोई भी रिएजेंट जैसे ही आप डालेंगे तो इज इल्ड derivatives that are more easily detectable than dinitrophenol derivatives। ओके, तो अब क्या होगा, अमीनो टर्मिनस जो रेसिड्यू होगा वो लेबल हो जाएगा। ये जो रिएजेंट्स हैं, जो भी सारे रिएजेंट्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो FDNB हो गया, डेंसाइल क्लोराइड हो गया, डेप्साइल क्लोराइड हो गया, ये क्या करेगा, जो अमीनो एसिड का जो एन टर्मिनल है उस पर जाकर के लेबल हो जाएगा। लेबल होने के बाद आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, 6 मोलर HCl ले लें या फिर 5 मोलर NaOH ले लें
और जब इसको करेंगे तो हाइड्रोलिसिस स्टेज के बाद क्या होगा, ये अमीनो एसिड टर्मिनस वहाँ से अलग हो जाएगा और आपको सीक्वेंस डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं कि कैसे सैंगर रिएजेंट्स को हम यूज करते हैं और कैसे हमारे पास एक अमीनो टर्मिनस का रेसिड्यू हमें दिखता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सैंगर रिएजेंट बार बार यूज नहीं हो सकता। एक बार पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनस निकल गया तो उसके बाद वाला सीक्वेंस आप सैंगर रिएजेंट से नहीं पता कर सकते। यही एक सैंगर रिएजेंट का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि एन टर्मिनस तो पता चल जाएगा, लेकिन एन टर्मिनस के बाद वाला सीक्वेंस क्या है ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे FDNB यूज किया गया तो इस तरीके से एसिड हाइड्रोलिसिस हुई और आपका फ्री अमीनो एसिड आया और एन टर्मिनस का अमीनो एसिड आपको निकल गया। इस तरीके से आपको क्या पता चला, सैंगर मेथड से आपने फ्री अमीनो एसिड एन टर्मिनस का निकाल लिया। ठीक है, जब आप एडवांस डिग्रेडेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट एक मॉलिक्यूल है जो यूज किया जाता है। ये जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ये क्या बनाता है, PTC एडक्ट बनाता है। ठीक है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का जो एडक्ट है ये क्या करता है, धीरे धीरे इस तरीके से ये सारे डेरिवेटिक अलग अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते जाता है और ये जब बन ही गया इसके बाद ये एन टर्मिनस का तो आपका सीक्वेंस पता चल जाएगा। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि आप एक बार इस प्रोसेस को कर करके एक अलालीन पता कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप में एन ग्लाइसिन जो था उसका नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड वो क्या बन जाएगा, फिर से आपके लिए फ्री अमीनो एसिड एन टर्मिनस बन जाएगा। मतलब कि ये साइक्लिक प्रोसेस में बार बार चला करके आप मतलब कि 50 से 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सैंगर रिएजेंट में बस आप एक बार चलाएंगे आपको एन टर्मिनस पता चल जाएगा, लेकिन जब एडवांस डिग्रेडेशन करेंगे तो 50 से 60 रेसिड्यू तक को कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस में आप पता कर सकते हैं कि इसके बाद वाला क्या, इसके बाद वाला क्या, इसके बाद वाला क्या। दैट मीन्स एडवांस डिग्रेडेशन इज यूज्ड फॉर the prior information of peptide up to a 50 amino acid you can extract from advanced degradation. Okay, so the peptide reacted with phenyl isothiocyanate under mild alkaline condition. अल्कलाइन कंडीशन में आपको क्या करना है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से रिएक्ट करना है। वो क्या करेगा, फिनाइल आइसोसाइनेट कार्बोमाइल अडक्ट बनाएगा, PTC अडक्ट बनाएगा। जो एडवांस डिग्रेडेशन सिक्वेस्टर एक मशीन होता है, जैसे कि अब ऑटोमेटेड सारा चीज़ आ रहा है तो एडवांस डिग्रेडेशन और इन लोगों ने एक पेटेंट किया था एडवांस ने, जिसे हम सिक्वेनेटर कहते हैं। तो इस सिक्वेनेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम सीक्वेंस को पता कर सकते हैं कि उसके बाद वाला सीक्वेंस क्या, उसके बाद वाला सीक्वेंस क्या। ठीक है, तो इस मशीन में एन टर्मिनस अगर यहाँ तो पहला अमीनो एसिड अगर अलालीन है तो अलालीन पता चल जाएगा, उसके बाद ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड है तो ग्लूटामिक एसिड पता चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये चला गया तो ए एन टर्मिनस बन गया, ए एन टर्मिनस बन गया। मतलब कि 50 अमीनो एसिड कैन बी एनालाइज्ड थ्रू एडवांस डिग्रेडेशन। ओके, the peptide bond to the next PTC adduct is then cleaved in a step carried out in anhydrous trifluoroacetic acid, okay, with removal of amino terminus of amino acid as an anilothiol derivatives। एक डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स के रूप में आपका अमीनो एसिड बाहर निकल जाएगा और जो नेक्स्ट अमीनो एसिड होगा ये आप HPLC के थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे और इसको आप HPLC के थ्रू आप क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस था। और ये ऑफनली क्या होगा कि बार बार आप रिपीट करेंगे, कभी एसिडिक इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, कभी बेसिक इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। यानी कि इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर इस बार आप एसिडिक इन्वॉल्वमेंट रखें तो एक बार बेसिक रख लीजिए। मतलब जिस तरह का अमीनो एसिड हो उस तरह के नेचर पे आप चेंज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं और कंप्लीट अमीनो एसिड्स जो है सीक्वेंस उसके बारे में आपको एडवांस डिग्रेडेशन के थ्रू पता चलेगा। ओके, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है। सपोज बहुत बार क्या होता है ना कि एन टर्मिनस और सी टर्मिनस ब्लॉक्ड है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं। तो मान लिया जाए क्या हुआ कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चल रहा है और कोई मॉडिफिकेशन हो गया तो वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गया या फिर कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिलाइड प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन हो गया, फिर और भी बहुत सारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन में। अगर वो हो गए
तो आपका अगर एन टर्मिनस और सी टर्मिनस फ्री नहीं है तो आप एडमान डिग्रेडेशन और सैंगर डिग्रेडेशन मशीनरी के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू आप कभी भी अमीनो एसिड का पता नहीं कर पाएंगे। सपोज आप जैसे साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन एक प्रोटीन है जो कि साइक्लिक है, अब इसमें एन टर्मिनस और सी टर्मिनस आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में आपका एक और लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है। और this can be only demand degradation, or these things can only identify up to 50 to 50 more than enough। 50 से ज़्यादा आप अमीनो एसिड के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको डिमांड डिग्रेडेशन कभी नहीं देगा, ओके। अब हम डिमांड डिग्रेडेशन का वही चीज़ था जिसको मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपके सामने दिखाया है कि अगर ए वाला निकल गया तो अब ये दूसरा वाला एन टर्मिनस हो गया, दूसरा वाला निकल गया, फिर तीसरा वाला एन टर्मिनस हो गया, फिर तीसरा वाला रिलीज कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा कि उसके बाद वाला अमीनो एसिड क्या था, ठीक है। चलिए, सी टर्मिनस आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे। एन टर्मिनस तो भाई चलिए, अब मान लिया जाए एन टर्मिनस ब्लॉक है, तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है सी टर्मिनस आइडेंटिफिकेशन, और इसके लिए आपको कार्बोक्सीपेप्टिडेज नाम की एंजाइम को यूज करना पड़ेगा जो सिर्फ सी टर्मिनस को पकड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सी टर्मिनस के लिए, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज ए प्रोटीएज एंजाइम, ये कहाँ कट करता है, सी टर्मिनस एंड ऑफ द पेप्टाइड। ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन डाइवर्स टाइप्स ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज कई तरह के होते हैं, ए, बी एंड सी। ए किसको करता है, क्लीव्स एट सी टर्मिनस, इसको ध्यान से रखिएगा याद। कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए क्या करता है, सी टर्मिनस पे कट करता है रेसिड्यू, लाइसिन और अर्जिनिन को। लेकिन हाँ, प्रोलीन इसका एक्सेप्शन है, प्रोलीन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कोई भी, मतलब जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, प्रोलीन अगर उसके बाद अगर आ जाता है तो प्रोलीन क्या करता है, उसको काटने नहीं देता है। तो अगर प्रोलीन है तो यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी काम नहीं करेगा। कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी अगर है तो सी टर्मिनस को ही ओनली अर्जिन और लाइसिन पर कट करेगा। अगर सी टर्मिनस ओनली है व्हेन अर्जिनिन एंड लाइसिन, सी टर्मिनस पर अगर सी टर्मिनस है, यहाँ पे अर्जिनिन है या लाइसिन है तब कट करेगा, नहीं तो कट ही नहीं करेगा। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। सी जो है कैन एक्ट ऑन एनी सी टर्मिनस रेसिड्यू, अगर सी डाले तो सी पर जो होगा उसको कट कर देगा, कहने का मतलब हिसाब से है, ठीक है। अब सी टर्मिनल आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप्स में, तो आप कार्बोक्सीपेप्टिडेज को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, फिर क्या करेंगे, प्रोटीन या पेप्टाइड है दैट नीड टू बी एनालाइज्ड बीइंग डाइजेस्टेड विद द कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अब इसको डाइजेशन के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको आप रिमूव करेंगे, एलिकोट करेंगे, और फिर आप डिटरमाइन करेंगे कि टर्मिनल अमीनो एसिड कौन है, और इसके लिए आपको फिर HPLC के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। सी टर्मिनस अमीनो एसिड की जब आप एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, वंस यू डिटरमाइन द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ ए प्रोटीन, योर नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड। ये यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा, ठीक है, आप सीक्वेंस पता कर लिया, ऑर्डर पता ही नहीं चल रहा है, तो आप कैसे मैच करेंगे, कैसे आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे, डेटाबेस से कैसे सर्च करेंगे, कैसे मैच करेंगे, इसके लिए ऑर्डर भी आपको निकालना बहुत जरूरी है। इन सी टर्मिनल अमीनो एसिड एनालिसिस वी बेसिकली डिटरमाइन व्हिच अमीनो एसिड फॉर्म सी टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड, कहने का मतलब कि सी टर्मिनस पे कौन सा पेप्टाइड है, पेप्टाइड में सी टर्मिनस पे कौन सा अमीनो एसिड है, ये आपको बस कार्बोक्सीपेप्टिडेज के वेरिएंट्स फॉर्म ही बता सकते हैं। लेस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सी टर्मिनस अमीनो एसिड एनालिसिस कंपेयर टू द एन टर्मिनस। एन टर्मिनस के लिए आपने सैंगर एनालिसिस देख लिया, एडमान डिग्रेडेशन देख लिया, ठीक है। दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन इफ एन टर्मिनस इज ब्लॉक्ड, लेकिन साइक्लोस्पोरिन के केस में ये भी नहीं काम करेगा, क्योंकि ये दोनों साइक्लिक है, तो ना एन टर्मिनस फ्री है ना सी टर्मिनस फ्री है। तब एक ही काम बचता है कि आप उसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करें, तब उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसीलिए एंजाइम्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पेप्टाइड और सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड, ओके।
सो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज भी जानना जरूरी हो गया, क्योंकि भाई अब हमारे पास जब साइक्लिक अमीनो एसिड्स साइक्लिक पेप्टाइड्स हैं तो उसके बारे में ना एन टर्मिनस फ्री है ना सी टर्मिनस फ्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, या तो एक्सोपेप्टिडेज होंगे या तो एंडोपेप्टिडेज होंगे। दिमाग में एकदम बांध के रखना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान से रखिएगा। ट्रिप्सिन क्या है और काइमोट्रिप्सिन क्या है, एंडोपेप्टिडेज है, ठीक है। और जितने भी इन यहाँ पे ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, क्या हो गया, एंडोपेप्टिडेज हो गया, ठीक है। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि कौन कहाँ पे कट कर रहा है। तो ट्रिप्सिन कहाँ करेगा, सी टर्मिनस पे कट करेगा, कहाँ, लाइसिन और अर्जिनिन पे, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड पे कट करेगा, सी टर्मिनस पे। लेकिन हाँ याद रखना है, प्रोलीन इस सब का एक मास्टरपीस है। अगर ये उसके बाद है, सपोज दैट लाइसिन के बगल में प्रोलीन आ गया, तो वहाँ पे कट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे भी, ठीक है। और भी है, पेप्सिन है, तो पेप्सिन कहाँ कट करता है, एंडोप्रोटीनेज लाइसिन सी है, वो कहाँ कट करता है और ये कहाँ से निकाला गया है, यहाँ पे आपको मेंशन है। आप कोशिश करें इसका चार्ट बनाएं और इसे अच्छे से याद करें कि कौन सा, जैसे कि केमिकल है साइनोजिन ब्रोमाइड, ये केमिकल मेथड्स है, एंजाइमेटिक मेथड नहीं है, क्योंकि एंजाइम नहीं है, सी टर्मिनस पे सिर्फ मेथेनिन पे कट करता है, ठीक है। तो आपको ये चार्ट अच्छे से याद रखना है कि कौन सा इलास्टेज कहाँ कट करता है, साइनोजिन ब्रोमाइड कहाँ कट करता है, थ्रोम्बिन कहाँ कट करता है, क्लास्टोपेन कहाँ कट करता है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है। यानी ये सारे आपको अच्छे से लिख करके आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे मैं फिर से आपको रिकैप कराना चाहता हूँ कि एडवांस डिग्रेडेशन किस लिए होता है, एन टर्मिनस एनालिसिस के लिए। साइनोजिन किस लिए, मेथायोनिन, अगर मेथायोनिन है तो पता के चल जाएगा। एक्सोपेप्टिडेज क्या है, जो आपको मैंने बताया सी टर्मिनस आइडेंटिफिकेशन के लिए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए बी सी, सी क्या है, कहीं पे भी कट कर देगा, खाली सी टर्मिनस पे ही कट करेगा, ठीक है। एंडोपेप्टिडेज में आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, ये सब के बारे में बताया। और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से कॉपी पे लिखें, पॉज करें वीडियो को और इसको लिखें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए अब आपको मैंने बताया कि ठीक है आपने सीक्वेंस निकाल लिया, तो ऑर्डर भी निकालना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट है, काइमोट्रिप्सिन है। अब बताइए कि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ कट करता था, ट्रिप्सिन कहाँ कट करता था, लाइसिन और अर्जिनिन के सी टर्मिनस पे। काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन, ओके। चलिए तो फिर आप देखिए ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ये आपको फ्रैगमेंट्स दिए हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको अरेंज करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जो भी लिखा हुआ है उससे आप मैच करेंगे कि कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे GLN है, ग्लूटामीन है, अलालीन है, फिनाइलएलेनिन है, वैलिन है, लाइसिन है, और यहाँ पे देखिए ग्लूटामीन है, अलालीन है, फिनाइलएलेनिन है। ये तो तीन इससे मैच हो रहे हैं। तो पहले हमने ए ले लिया, फिर इसको आगे बढ़ा लिया यहाँ तक। अब देखिए वैलिन लाइसिन कहाँ है, तो वैलिन लाइसिन यहाँ है, तो वैलिन लाइसिन ए लिख लिए, ग्लाइसिन, और यहाँ देखिए ग्लाइसिन, टायरोसिन, स्पैराजिन और अर्जिनिन ये है। तो ये सबको आपने क्या कर लिया, ऑर्डर में सजा लिया, फिर आप सबको अरेंज करके लिख लिए। इसके बाद और लास्ट में आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ पेप्टाइड। समझ में आया क्या करना है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। इसमें करना क्या है कि आपको पहले प्रॉपर फिट देखना है, कोई भी कहीं पे भी रख सकते हैं, बस हाँ ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसको उठा लिया, फिर इससे मैच करते हुए आगे बढ़ गए तो यहाँ तक हो गया। अब वैलिन लाइसिन यहाँ पे मैच हो गया, उसके बाद वाला जो है यहाँ पे आगे बढ़ा लिए। फिर ग्लाइसिन टायरोसिन कहाँ मिल रहा है भैया, तो ग्लाइसिन टायरोसिन यहाँ मिल रहा है, तो ग्लाइसिन टायरोसिन स्पैराजिन अर्जिनिन यहाँ लिख ले। स्पैराजिन अर्जिनिन देखिए यहाँ मिल रहा है, तो इसको यहाँ से फिर यहाँ उठा के ले लिए। फिर ल्यूसिन ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिए और फिर इसको हम एनालाइज कर लिए।
हमारे समझ से अगर ऑर्डर निकालना होगा तो बड़े आसानी से आप ऑर्डर को निकाल पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, CSIR का क्वेश्चन है, 2012 में आया था। आपको ये बताना है कि ये जो प्रोटीन का जो सीक्वेंस है इनमें कितने फ्रैगमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने क्या ट्रीट किया है वो आपको दिमाग में रखना है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी, 3 यूज किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, अर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनस पे। काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के सी टर्मिनस पे। कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी कहाँ कट करता है, चलिए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है कि रिमूव सी टर्मिनस ऑफ अमीनो एसिड ओनली व्हेन अर्जिनिन और लाइसिन इज प्रेजेंट एट द लास्ट। समझ में आया बात कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी तभी काटेगा जब लास्ट में अर्जिनिन और लाइसिन हो। अब बताओ यहाँ पे अर्जिनिन लाइसिन लास्ट में दिख रहा है, ग्लाइसिन और फिनाइलएलेनिन। भैया तो ये सबसे पहला बात तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का बात हो गया गलत। ठीक है, अब दूसरा देखना है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ करता है, कट करता है अर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनस पे। अर्जिनिन तो है भैया यहाँ पे, इन अर्जिनिन के बाद क्या आ गया पापा, प्रोलीन। तो प्रोलीन जैसे ही आ गया तो आपको ये कट नहीं करने देगा अर्जिनिन को, तो कट नहीं होगा। और आपको और कहीं तो लाइसिन नहीं दिख रहा है, अर्जिनिन भी नहीं दिख रहा है, तो भैया ट्रिप्सिन का भी काम तमाम हो गया। क्या हो गया, ट्रिप्सिन भी गया और कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी गया। अब आपको देखना है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है भैया, एरोमेटिक अमीनो एसिड के सी टर्मिनस पे। एरोमेटिक अमीनो एसिड यहाँ कहीं है, फिनाइलएलेनिन है, अरे आपका यहाँ पे। तो फिनाइलएलेनिन सी टर्मिनस पे कट करेगा तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है फिनाइलएलेनिन, देखिए फिनाइलएलेनिन तो है यहाँ पे, लेकिन रीजन क्या है भैया, एन टर्मिनस पे। तो एन टर्मिनल वाला कभी फिनाइलएलेनिन को ए नहीं कट करेगा। ठीक है, इसीलिए ए वाला तो कटेगा नहीं, तो और ए वाला यहाँ कट करेगा तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद तो कोई रेसिड्यू है नहीं। तो इस तरीके से आप बताओ कि कितना आपको मिला भैया, 0/सन्नाटा इसका आंसर होगा, मतलब ये कटेगा ही नहीं कहीं। तो आपको जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा जो इंजाइम है, प्रोटियोलिटिक इंजाइम कहाँ पे कट करता है, तो आप इसे सोल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप उस चार्ट को अच्छे से लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे है उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, कोशिश कीजिए। ये ऑर्डर निकालने पर है, आराम से ऑर्डर आपका निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो मेरे समझ से आपको आ ही जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन था इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि आप इसको बना के एक बार देखें। ओके, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ए में क्या है, द ओलिगोपेप्टाइड वाज ट्रीटेड विथ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ए में आपका क्या है, सॉरी ए यहाँ पे लिख लीजिए कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सी, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या भैया, काइमोट्रिप्सिन। बी वाला क्या है, काइमो। सी वाला क्या है, ट्रिप्सिन। और डी क्या है, साइनोजिन ब्रोमाइड। ए है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, बी है आपका काइमोट्रिप्सिन, सी है आपका CNBR।
और डी आपका क्या है भाई, सॉरी गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन फिर से देखिए। सबसे पहले क्या किया गया है, एसिड हाइड्रोलिसिस। ए वाला क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस है, सॉरी। बी वाला क्या है, आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज। सी क्या है आपका, काइमोट्रिप्सिन है। डी क्या है, ट्रिप्सिन है। और आपका ई क्या है, CNBR है, साइनोजिन ब्रोमाइड। ठीक है, अब ध्यान से हम याद रखेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं भैया, कि एसिड मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे 6 मोलर HCl पर क्या करते हैं, उसे हम हिट करते हैं यूरिया डाल करके, 8 मोलर यूरिया और 6 मोलर HCl दे करके हिट करते हैं। तो पहला फ्रेगमेंट में आप देखिए 2 एलालीन है, एक अर्जिनिन है, लाइसिन है, मेथोनिन है, फिनाइलिन है, सेरीन है, 2 सेरीन है। तो भैया 2 एलालीन 2 एलालीन मिल रहा है, सेरीन एलालीन है। ठीक है, अब सेकेंड में आप देखिए ध्यान से कि एक काइमोट्रिप्सिन से यूज कर रहे हैं। काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है भैया, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लास्ट में। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लास्ट में कट करता है, तो ये दे रहा है एलालीन, एक दे रहा है। जब कट हो रहा है तो कितने फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं आपको, आपको एक फ्रेगमेंट आपको मिल रहा है इतना, और एक एलालीन मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एलालीन है, लास्ट में एलालीन है। ठीक है, तो ये तो सब में है, तो इससे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि एलालीन, अर्जिनिन, लाइसिन, मेथोनिन, फिनाइलिन और 2 सेरीन। काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है भैया, एरोमेटिक अमीनो एसिड पे, तो एक यहाँ कट करेगा। तो ये आपका फॉर्मेट तो ये हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से देखिए ट्रिप्सिन पर, ट्रिप्सिन यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। तो जब कट किया तो आपको एक फ्रैगमेंट मिला एलालीन और अर्जिनिन का, और लास्ट में एलालीन, मैंने पहले ही बताया था। तो अर्जिनिन लाइसिन यहाँ मिला और लास्ट में एलालीन यहाँ पे मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली यह होता है, लेकिन अभी भी हम इस पर क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। फिर ध्यान से देखेंगे इसी को कि अर्जिनिन लाइसिन पे तो कट किया है, फिर लाइसिन फिनाइलिन सेरीन पे कट हुआ, तो सेरीन है, फिनाइलिन है, लाइसिन है। फिर मेथोनिन पर सी टर्मिनल पे कट किया तो सेरीन एलालीन मिला है, तो एलालीन सेरीन यहाँ पे मिला। मेथोनिन पे यहाँ पे कट किया तो मेथोनिन यहाँ मिला। इसलिए एग्जैक्ट सीक्वेंस जो होगा आपका वो 3रा नंबर का होगा। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कैसे कट कर रहा है। ठीक है, तो वेट कीजिए, अपकमिंग लेक्चर जो हमारा आएगा आपका टेक्निक्स पे आएगा। हम HPLC कवर करेंगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको देखना है, माल्डिटॉफ क्या है, ESI क्या है, और 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, SDS पेज क्या है। क्योंकि प्रोटीन्स के टेक्निक जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो एक हम क्लास रखेंगे स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पे, और फिर हम टेक्निक्स पे आएंगे कि कैसे कैसे टेक्निक्स हमें यूज करने हैं और कौन से टेक्निक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट मी, I will help you. Thank you so much for listening me.